यदि आप भी नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के परेशान रहे हैं तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है ही कुछ ऐसा। इसमें इतने सारे रूल्स होते हैं कि डोंट से स्टार्ट हो तो उसे कैसे बनाएंगे, नेवर से स्टार्ट होगा तो कैसे बनाएंगे, प्लीज सर काइंडली से स्टार्ट हो तो कैसे बनाएंगे, लेट से स्टार्ट होगा तो कैसे बनाएंगे, लेटर से स्टार्ट होगा तो कैसे बनाएंगे। इतने सारे इसमें कंफ्यूजन, इतने सारे रूल्स हो जाते हैं और टीचर भी चूंकि इसे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बता पाते हैं, बताते सब हैं लेकिन इधर के उधर उधर के इधर कर देते हैं, जिसके चलते बच्चा समझ नहीं पाते हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाए, इन सारे की पॉइंट्स को एक साथ कैसे याद रखा जाए, जिसके चलते एग्जाम में यदि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आसानी से बना पाए। तो मैं आपको पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह जटिल होने के कारण इसको कई सब पार्ट में आपको बताएंगे, और यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहते हैं तो ये इंपेरेटिव का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, एसके टेक स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंपेरेटिव सेंटेंस, ये 3 नंबर 2 सेंटेंस इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, असर्टिव इंट्रोगेटिव। यदि उस वीडियो लेक्चर का आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखें। तो यहाँ पे कह रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरा स्टार्ट हो रहा है आज, और कह रहा है कि इसमें हम केवल 2 कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए ये जटिल है और इसलिए इसको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट एक एक 2 कॉन्सेप्ट करके हम आपको बताएंगे, 2-3 इसके सब पार्ट आएंगे और इतना आसानी से आप सीख जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन इसमें था भी कभी। तो इसलिए इसमें केवल 2 कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्ट का और दूसरा कॉन्सेप्ट है डोंट का। तो इसमें देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट का रूल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका रूल है कि यदि आरएस के वाक्यों में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो तो आरबी में आए हुए सेड को, ध्यान दीजिए, सेड या सेड टू को निम्न अनुसार बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है? तो कह रहे कि यदि आरएस के वाक्यों से लगे कि उसमें ऑर्डर है, ये एग्जाम्पल के जरिए आप 100% समझ जाएंगे। लगे कि ऑर्डर है तो फिर वहां पे उसको चेंज इनटू किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में, है ना। सेफ जोन यही होगा कि आप इसको किस में बदल लें, ऑर्डर्ड में बदल लें। यहाँ पे कह रहा है कि यदि आरएस के वाक्यों से लगे कि उसमें एडवाइस का भाव है, सलाह देने का भाव है, तो उसे चेंज कर देंगे किसमें, एडवाइस्ड में। आप ऑर्ग में भी चेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ किताब बता इसलिए रहे हैं कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा मिल जाता है, कुछ क्वेश्चन में लिखा मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सिनोनिम से लग सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्ट का भाव होगा तो उसे चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, या फिर कह रहा है बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में, इंट्रिएटेड में, ये सिनोनिम्स है, ठीक है। सबसे सिर्फ जोन क्या है, रिक्वेस्टेड, ठीक। तो ये तो पहला नियम ये हुआ, नियम नहीं भैया, पहला पॉइंट समझ लीजिए कि पहला की पॉइंट यह हुआ कि आरएस में यदि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का भाव है, आरएस वाले वाक्यों को पढ़ने से लग रहा है कि उसमें इनमें से किसी का भी भाव है, तो उसको इन सब में बदल देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इसमें भी कंजंक्शन लगेगा ना, 2 क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हम लगाते आए हैं, तो वही कह रहा है कि इसमें भी कंजंक्शन अर्थात कनेक्टिव वर्ड के रूप में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो बस इतना जाने कि टू को इन्फिनिटिव कहेंगे यहाँ पर, तो है कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन के रूप में। सिंपल सी बात है, टू लगाया जाता है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बस ये 2 पॉइंट, और तीसरा एक नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन्फिनिटिव टू के तुरंत बाद सीधे मेन वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, उसके पहले यदि कुछ भी आया हो तो उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसमें, अब बताइए यह रूल कितना टफ लगा। कुछ है ही नहीं, मैं आपसे बता दूं कि इसमें कुछ है ही नहीं। पहला रूल यही कह रहा था कि जब इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पढ़ेंगे हम, तो आरएस के वाक्य को पढ़ने से लगेगा कि इसमें ऑर्डर का भाव है, इसमें एडवाइस का भाव है, इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, तो आरबी में आए हुए सेड को, यदि एडवाइस का भाव है तो एडवाइस्ड में, और यदि रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में, और यदि देख लीजिएगा ऑर्डर का भाव हो तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, और कनेक्टिव वर्ड कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर देंगे, और बाकी सेंटेंस को कॉपी कर देंगे। और कॉपी करने का मतलब उसका नंबर, जेंडर, पर्सन को ध्यान में रखते हुए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पे नोट बस यही कह रहा था कि जब भी आप कंजंक्शन टू लगाएंगे तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और यदि उसके बीच में कुछ आया है तो उसे हटा देते हैं। देखिए कुछ बच्चों को इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं, क्या पहचान कैसे बनाते हैं, ये सब बात नहीं पता है।
तो फिर दिक्कत होने वाला है थोड़ा सा। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी लाइन बता देना चाहता हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस की एक मात्र पहचान होती है कि वो V1 से स्टार्ट होता है, और यदि उससे पहले प्लीज, सर, काइंडली, डोंट वगैरह ऐसा कुछ वर्ड आता है तो हटा देंगे। टू के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, कह रहे हैं कि द टीचर सेड टू द क्लर्क, अध्यापक ने क्लर्क से कहा, अब क्या कहा कि ब्रिंग मी, क्लर्क से कहे कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाने की बात की है कि ये गिलास पानी लाओ। अब आप बताइए, ये सेंस से पकड़ा जाता है। यहाँ पे एक हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर है कि एडवाइस है, समझ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे तो कमजोर छात्र को भी समझ में आ रहा है कि यदि टीचर क्लर्क से कह रहा है तो ऑर्डर ही देगा, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। तो यदि ये ऑर्डर है तो कह रहा है, अब देखिए ये आर एस के सेंटेंस को जैसे हमने पढ़ा तो पढ़ करके क्या लगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यदि ऑर्डर दिया जा रहा है तो आरबी में आए हुए सेड को या सेड टू को, टू तो हट ही जाता है ना, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर, अब इसके स्थान पे आप चाहें तो कमांडेड भी रख सकते हैं। वही कर ऑर्डर में बदल दिया हमने, अब बाकी तो कलर को कलर दिया। अब देखिए यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाया और कंजंक्शन के रूप में क्या लगा दिया, टू। तो यहाँ पे टू कंजंक्शन का काम करेगा, और बाकी सेंटेंस को एजिटेज कॉपी किया है नंबर, जेंडर, पर्सन को ध्यान में रखते हुए। अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो पर्सन तो हम पढ़ते आए कि बदल जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हिम। अरे टीचर के अकॉर्डिंग आएगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, हिम। आई होप आपको समझ में आया होगा। बताइए कितना आसान है। दूसरा रूल देखिए यहाँ पे कर रहा है, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि चिकित्सक ने रोगी से कहा, क्या कहा, कह रहे कि टेक योर मेडिसिन ट्वाइस अ डे, मतलब कि दवा दिन में कितने बार लो, 2 बार। तो दवा दिन में 2 बार लेने के लिए यदि डॉक्टर पेशेंट से ये बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, सलाह दे रहा है, समझ रहे हैं ना, ये सलाह है। ये सलाह इसलिए है, इसका कारण अभी बताऊंगा, ऑर्डर ऑर्डर और एडवाइस का, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आप समझ सकते हैं कि ये सलाह है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड, हमने किया क्योंकि इधर सलाह दिया जा रहा है, तो भाव पता चला, तो इस भाव के अकॉर्डिंग आरबी माई वेबसाइट को एडवाइस बदल दिया, बाकी तो पेशेंट टू हट गया, और यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन क्या लगा दिया, टू, और आगे कह रहा है कि टेक हिज मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे हिज इसलिए हो गया कि यूर आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन उसके ऑब्जेक्ट से अकॉर्डिंग, तो ये सब बात आप जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिज हुआ, और मेडिसिन ट्वाइस अ डे इस तरह से क्या बन गया, इसका इनडायरेक्ट बन गया। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, यानी कि अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा कि गिव मी सैलरी। अब एक बात बताइए, जब भी अध्यापक टीचर से कोई अध्यापक प्रिंसिपल से कोई बात कहता है तो जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट करेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आप अधिकारी कर्मचारी से कोई बात कहते हैं किसी ऑफिस दफ्तर में जाकर के, तो वह रिक्वेस्ट ही होगा, समझ रहे हैं, ये सेंस है, कॉमन सेंस है। तो इसलिए यदि अध्यापक प्रिंसिपल से अपनी सैलरी मांग रहा है तो बिल्कुल नरमी भाव से मांगेगा। यहाँ पे प्लीज भी आता है लेकिन उसका एक अलग मुद्दा हो जाएगा, बताएंगे वो आपको, लेकिन प्लीज नहीं आया फिर भी ये क्या है आप समझ सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आरबी में आए हुए साइड को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा हटा, कंजंक्शन टू लगा दिए, टू, और गिव हिम द सैलरी। अब ये मी फर्स्ट पर्सन बदल गया, तो गिव हिम सैलरी। अब एक छोटी सी बात समझें, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को यह आती है कि सेंटेंस देख करके बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। तो देखिए, रिक्वेस्ट की एकमात्र पहचान होती है कि ज्यादातर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जब आपको दिया जाएगा तो वो सेंटेंस जो है प्लीज, सर, ऐसे करके, काइंडली इत्यादि से स्टार्ट हुआ रहेगा। तो जिसमें भी प्लीज, सर, काइंडली इत्यादि शब्द मिल जाएं तो समझ जाइएगा वहां पे क्या है जी, रिक्वेस्ट है, ठीक। और नहीं तो कभी कभी 10% केस में ऐसा होता है कि सेंटेंस के फीचर यानी भाव भी बताते हैं, जैसे कि सेंटेंस का भाव बता रहा था, लेकिन सामान्यतः ऐसा आएगा नहीं यदि रिक्वेस्ट वाला आया तो, ठीक है। अब देखिए, एडवाइस और ऑर्डर को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक ओरली बात बता रहे हैं, उसे आप याद रखिएगा। इस बात को हमने वॉइस में बता रखा था। देखिए, जब कोई काम आपसे कोई करने के लिए कह रहा है और वह काम ऑन द स्पॉट तुरंत करना है तो समझ जाइएगा वो ऑर्डर है, ठीक है। और यदि वह काम अपने दिलो दिमाग में रख लेना है और उसे बाद में कभी फॉलो करना है तो समझ जाइएगा वह सलाह है। अब बताइए, जैसे डॉक्टर कह रहा था रोगी से कि दवा दिन में 2 बार लो, या दवा कह रहा है दवा समय पे लो,
इसका मतलब क्या है, वहीं पे दवा लेना शुरू कर देंगे आप गए हैं दिखाने, तो ऐसा नहीं है ना। मतलब उसको दिमाग में रख लेना है और घर आके उस बात को फॉलो करना है, वो तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं है। तो इसलिए क्या है, एडवाइस है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कहा हमने कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। कोई किसी से कह रहा है दरवाजा खोलो, इसका मतलब क्या है कि तूने सुन लिया, हाँ दिल दिमाग में रख लिया, 2 दिन बाद खोल देंगे, ऐसा तो है नहीं। अर्थात उस एक्शन को आप तुरंत करेंगे, तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया। तो यह छोटी सी बात मेरी याद रखिएगा, और यदि आप याद रखते हैं तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। और हाँ, तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो ये था आपका कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहला कंसेप्ट यही था कि आरएस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इन सब चीजों का भाव प्रकट हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। तो बस 2 ही बात थी कि इसको भाव के अनुसार आर्मी में आए हुए साइड को बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, एडवाइस्ड में, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। और कंजंक्शन टू लगाएंगे, बाकी सब कॉपी कर देंगे नंबर जेंडर को देखते हुए, खत्म कहानी है। अब दूसरा कह रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए, डोंट से स्टार्ट हो जाए। आरएस के वाक्य यदि डोंट से स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसका पैसिव हम कैसे, सॉरी उसका इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो आइए दूसरा रूल देख लेते हैं कि जो वाक्य डोंट अर्थात डू नॉट से स्टार्ट होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मित्रों लिखा हुआ है कि यदि आरएस का वाक्य निषेधात्मक हो अर्थात डोंट मतलब कि डू नॉट से स्टार्ट हो तो इसके परिवर्तन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। 2 विधियां ज्यादा प्रचलन में है और एक विधि आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि कुछ किताबें लिख देती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर पे कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे, तो उसमें ऑप्शन देके पूछता है तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए तीनों रूल आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए पहला विधि क्या कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को, आरबी में जो सेड या सेड टू आया होगा तो कह रहा है कि को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। इसको फॉरवर्ड में बदलने का मतलब क्या हुआ कि सेड को हटा देंगे, सेड टू आएगा उसे भी हटा देंगे, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तथा आरएस में आए हुए डोंट को, और ये जो डोंट है ये किसमें आएगा, आरएस वाला में तो आएगा ना, तो वही कह रहे हैं कि आरएस में आए हुए डोंट को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। वही कह रहा है कि यहाँ पे देखिए रिमूव कर देते हैं, रिमूव करके क्रिया से पहले टू लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, ये कंजंक्शन है, समझ रहे हैं, इसी में लिख दिया गया है कि अब अलग अलग पॉइंट बनाना पड़े। तो इसमें हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य डोंट से स्टार्ट होते हैं तो 3 विधि, पहली विधि क्या कह रही है कि हम आरएस में सॉरी आरबी में आए हुए सैड को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का हिंदी होता है मना करना, तो ऑलरेडी जब मना करने का सेंस आ गया तो फिर डोंट क्यों आएगा। तो वही कह रहे कि आरबी में आए हुए सैड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, पहले भी करते थे पिछले वाले रूल में, इसमें भी करेंगे, सामान्यतः ही बात याद रखिए। और आरबी में सॉरी जो आरएस में जो डोंट आया होगा उस डोंट को रिमूव कर दीजिए, बस इतनी सी बात है पहली विधि में। अभी इससे एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरी विधि क्या कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेट या सेट टू को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में मतलब में बदल देते हैं। कह रहा है लेकिन इसमें आरएस में आए हुए डोंट में से केवल क्या हटता है, डू, और नॉट के बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए दूसरी विधि यह कह रही है कि आप यदि आप पहले वाला विधि सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, डोंट को हटाइए, कंजंक्शन टू लगाइए और आरबी के जगह पे साइड या साइड टू जो भी आया होगा उसको हटा के फॉरवर्ड लगा दीजिए, खत्म कहानी। लेकिन दूसरी विधि क्या कह रहा है कि भाव के अनुसार, तो अब इसमें पड़ेगी दिक्कत, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस यदि डोंट से स्टार्ट होता है तो मुख्य रूप से वो 2 भाव प्रकट करता है, वो तीसरा भाव भी प्रकट कर सकता है, लेकिन सामान्यतः 90% वो 2 भाव दिखाता है। कौन सा भाव दिखाता है, या तो कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कोई कोई चीज आपको करने के लिए मना कर रहे हैं या न करने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मेरा ऑर्डर भी हो सकता है और मेरा एडवाइस भी हो सकता है ना, और कुछ केसेज में रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए यही कह रहा है कि भाव के अनुसार आरबी में आए हुए सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइस्ड में, रिक्वेस्टेड में, मतलब जब डोंट वाला सेंटेंस आप पढ़िएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में मना किया जा रहा है या फिर ये सलाह दिया जा रहा है या फिर ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये तीनों भाव में से जो भाव आपको समझ में आएगा उस भाव के अकॉर्डिंग आरबी को चेंज कर देंगे। और कह रहे हैं कि आरएस में इसमें जो आया होगा, देखिए कंजंक्शन यहाँ पे टू लगेगा, ये बात तो याद ही रखिए,
और RS में जो यहाँ पे डू नॉट आया होगा उसमें से डू हटेगा, नॉट रहेगा। पता है क्यों भाई? निगेटिव का सेंस तो देना पड़ेगा ना। वहां फॉरवर्ड आ रहा था, फॉरवर्ड की हिंदी थी मना करना, इसलिए डोंट पूरी तरह से हट रहा था। यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, तो चूंकि हम डू को हटा के नॉट को रखेंगे ना, लेकिन याद ये रखना है कि कंजंक्शन के रूप में जब टू का प्रयोग लोग करते हैं तो यहाँ पे देखो, अभी बताएंगे एग्जाम्पल के लिए कि अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं। गलती ये कि जैसे इधर एक वाक्य लिखा रहता है, मान के चलिए आरबी है आपका और इधर आपका आरएस है, ठीक है। तो आरएस की स्टार्टिंग यहाँ डोंट से कह रहा है ना, कि डोंट से होता है। यहाँ पे कह रहा है कि आरबी में दूसरा तरीका में भाव के अनुसार इसको मान लीजिए ऑर्डर में बदल दिया। सपोज करिए कि यहाँ पे ऑर्डर्ड में बदल दिया, मैं सही से लिख रहा हूँ, ऑर्डर्ड में बदल दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे कंजंक्शन के रूप में यहाँ भी क्या लगाते हैं जी, टू। तो मान के चलिए यहाँ पे टू लगाएंगे, जो कुछ भी ऑर्डर के साथ आया होगा ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, कंजंक्शन के रूप में यहाँ टू लगाया आपने, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये डू नॉट में से क्या होता है, डू हट जाता है, नॉट रह जाता है। तो अब बच्चे यहाँ पे ब्लंडर यही करते हैं कि कंजंक्शन टू लगा दिए, अब इसके बाद से यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, ठीक है, और बाकी वाक्य को एजेटिव कॉपी कर। तो अभी एग्जांपल देंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा रूल। तीसरा विधि में क्या कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को प्रोहिबिटेड, टू वर्ड याद रखिए, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, इस दोनों का मतलब ये होता है मनाही, मना करना, रोक लगाना। तो वही कह रहा है कि या तो आरबी में आए हुए सेड को प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड बदल दीजिए, कह रहा है बदल देते हैं, तथा डोंट को हटाकर। अब ये डोंट पूरी तरह से हट जाएगा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का मतलब ही है मनाही या मना करने का सेंस ऑलरेडी इसमें है, तो इसलिए यहाँ दोबारा से नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पे डोंट पूरी तरह से हट जाएगा। पहले वाले में भी हट रहा था तो हट जाएगा। तो कह रहे हैं कि हटाकर, और कंजंक्शन ध्यान रहे इन दोनों में कंजंक्शन के रूप में हम कहें कि थोड़ा रूप घुमाया गया है कि टू लगाते हैं, ये वाले मिला जुला के टू कंजंक्शन है, इतना समझिए। तो लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन इन दोनों में तो टू आएगा, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन टू नहीं आएगा। ये तीसरा थोड़ा रूल रेयर भी है, किताबों में बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंजंक्शन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जिस तरह से आप कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि टू के तुरंत बाद इसको भी1 चाहिए, इसके बीच में यदि कुछ आया हो तो उसे रिमूव कर देंगे। तो एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जैसे आप फ्रॉम एज ए कंजंक्शन लगाएंगे तो इसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगा उसको आपको V4 में लिखना है। किसमें? V4। अब V4 होता क्या है कि किसी भी वर्ब में V1 में ing आप लगा देंगे तो वह V4 बन जाएगा। जैसे गो है, ing लगाइए, गोइंग, V4 है। आप इतना तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये तीसरी विधि शायद समझ में नहीं आई, तो रूल जब हम सॉरी एग्जाम्पल बता रहे हैं समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द टीचर सेड टू बॉयज डोंट अब्यूज एनीवन। इसका मतलब हुआ कि अध्यापक ने बच्चों से कहा किसी को गाली मत दो। अब बताओ, अध्यापक यदि बच्चों से गाली न देने के लिए मना करेगा, सलाह देगा, क्या करेगा? आप खुद सोचिए, है ना। तो कि सलाह ही दिए जा रहे हैं कि भाई किसी को गाली मत दो, अब दोगे तो उसके परिणाम आप जानोगे। तो यहाँ पे क्या है? सलाह है। तो पहली देखिए, पहली विधि से आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द टीचर सेड टू द बॉयज। यहाँ पे चूंकि पहली विधि से बनाएंगे तो आरबी में आए हुए साइड को फॉरवर्ड बदल देंगे। तो यहाँ पे आरबी में आए हुए साइड को फॉरवर्ड बदल दिया मैंने, यही विधि है। पहली विधि पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, मैंने कर दिया, और ये डोंट पूरी तरह से हट जाएगा और बाकी सेंटेंस कॉपी हो जाएगा। तो यही तो किया है मैंने, कुछ किया इसमें। आरबी में आए हुए साइड या साइड टू को फॉरवर्ड बदल दिया, जिसका अर्थ होता है मना करना, और यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में टू लगा दिया, कमा यूनिट कमा हटा करके। आई डोंट पूरी तरह से हट गया, इसलिए हट गया क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, और बाकी सेंटेंस को जैकेट कॉपी कर दिया, एबीज एनीवन को ऐसे लिख दिया। इसका हिंदी हो गया द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, यानी अध्यापक ने बच्चों को मना किया कि किसी को गाली नहीं देना है। समझ में आया? अब देखिए, इसको हम यदि दूसरी विधि से बनाए तो दूसरी विधि क्या कह रहा था कि आरबी में आए हुए साइड को भाव के अनुसार बदल देंगे। तो यहाँ पे भाव क्या है कि टीचर सलाह दे रहा है कि बेटा किसी को गाली मत दीजिए, और यदि दीजिएगा तो आपकी आदत बन जाएगी और उस आदत का भुगतान आपको करना पड़ेगा जीवन भर। तो वही कह रहा है कि सलाह है। और यदि सलाह है तो आरबी में आए हुए साइड को एडवाइस में बदल देंगे, तो वही कह रहा है कि द टीचर एडवाइस्ड और द बॉयज। लेकिन इस कंडीशन में कह रहा है कि आरएस में आए हुए डोंट में से केवल डू हटता है, नॉट रह जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा था कि क्या गलती करते हैं बच्चे। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर भाव के अनुसार दिखा हमने, तो साइड को यहाँ एडवाइस में बदल दिया, यहाँ तो ठीक है। द बॉयज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या लिखना है हमको? टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि इसका माइनॉरिटी हमारा हटा के कंजंक्शन के रूप में टू लिख देता है।
तब ये डोंट में से डू हट जाता है, नॉट रह जाता है, तो वो नॉट को इधर भेज देता है। अब ये ब्लंडर हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि टू के तुरंत बाद बेटा V1 चाहिए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो टू के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे भी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस टू को जब यहाँ कंजंक्शन ग्रुप में आप लगा रहे हैं तो पहले नॉट को लिख लेना है। तो देखिए पहले मैंने नॉट को लिख लिया है, तब टू लिखा है, ताकि इसके तुरंत बाद इसको V1 मिल जाए। आप मानिए इस बात को कि यहाँ पे 90% बच्चा गलत करके आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि टू को तुरंत बाद इन्फिनेटिव चाहिए, सॉरी V1 चाहिए। तो यदि आप नॉट को यहाँ पे लिखते हैं तब यहाँ पे सॉरी पहले टू को लिखते हैं फिर नॉट को लिखते हैं, तो टू के बाद नॉट हो जाएगा, V1 नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा रूल क्या कह रहा था। तीसरा यह कह रहा था कि आरबी में आए हुए सेड को प्रोहिबिटेड, ध्यान दीजिए दो वर्ड है, प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड में बदल देंगे, और आरएस में आए हुए डोंट को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे और कंजंक्शन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और उसके जस्ट बाद जो जैसे मान लीजिए कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर रहे थे, तो इसके बाद V1 आ रहा था ना जी, तो जब हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में तो इसके बाद V4 आएगा, यही तो कह रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टीचर, अब देखिए प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड लिख सकते थे यहाँ पे द बॉयज, यहाँ पे लिखा हमने द बॉयज। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या लगाया, यहाँ पे द बॉयज तो लिखा था, यहाँ पे इसके बाद काटा कंजंक्शन, यहाँ पे क्या लगा दे दिए बाबू, फ्रॉम लगा दिया, और इसके बाद तुरंत बाद वर्ब आता है। तो जो वर्ब आया है देखिए अब इसमें मैंने आईएनजी कर दिया, यहाँ पे एब्यूज यानी V1 था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आईएनजी, और बाकी ये चीज यहाँ पे कॉपी कर दिया इस तरीके से। हिंदी क्या है कि द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने बच्चों को मना किया, क्या मना किया कि फ्रॉम एब्यूजिंग एनीवन, यानी किसी को गाली देने से मना किया। ठीक है, तो आई होप यह तीनों तरीकों से मैंने बना के आपको दिखाया है, और मैंने आपको यह भी बताया है कि यह तीसरी विधि रेयर है ना, यह एग्जाम में भी कम मिलता है, किताब में भी कम मिलता है ना, लेकिन मैंने बताया है। और ये दूसरी विधि जो है ये ज्यादातर मिल जाता है, जब भी आप पीवाक्यू लगाइएगा क्वेश्चन बैंक वगैरह हाई स्कूल या फिर 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बच्चे जब आप पीवाक्यू लगाएंगे क्वेश्चन बैंक में तो वहां आपको ये दोनों रूल से बनाए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आई होप ये समझ में पहला और दूसरा तो 100% आया ही होगा, तीसरे वाले रूल में आपको दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, तीसरे को हटा सकते, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए एक एग्जांपल आपके लिए है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, तीनों तरह से बना के दिखा दिया। अब एग्जांपल चूंकि बोर्ड छोटा है, ज्यादा एग्जांपल हम दे नहीं पाते हैं, ज्यादा देने की कोशिश करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा जी कि डोंट प्ले इन द सन, यहाँ पे सूर्य में मत खेलो, नहीं, यहाँ पे सन का हिंदी है बेटा बाबू धूप, यही तो इंग्लिश की खूबसूरती है। तो कह रहा है कि डोंट प्ले इन द सन, मतलब कि धूप में मत खेलो। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कर सकता है, सलाह ही नहीं दे सकता है कि खेल धूप में मत खेलो, अब दिन भर खेलो बीमार पड़ जाओ, पैसा गिन के आओ। तो यहाँ पे ऐसा, तो ये सलाह है, तो आप देख लीजिएगा कि यदि आप सेंस के अनुसार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट वाले रूल्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और यदि इससे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए। तो अपने जानने में तो हमने इस तरह से कोशिश किया है कि आपको डाउट बिल्कुल न रहे, है ना। और इंपरेटिव सेंटेंस जो सबके लिए सरदर्द बन जाता है क्योंकि इसमें ढेर सारी रूल्स ऑफ पॉइंट आ जाते हैं और बच्चा इसको हैंडल नहीं कर पाता है। मैंने वादा किया है कि ऐसे छोटे छोटे सब पार्ट आएंगे, 2 4 5 आ सकते हैं, लेकिन ये सारे रूल्स जो है आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा और यह इंपरेटिव जो आज तक सरदर्द था वो सरदर्द नहीं रहेगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट और सेकेंड सब पार्ट को देखते हैं, उसमें 2 रूल और चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।